आजकल लैपटॉप लेना हो या फिर टॉफी लेनी हो, जमाना है ऑनलाइन का। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हमें ऑफर्स मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। बट क्या आपको पता है कि बेस्ट ऑफर्स कैसे लेने हैं? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कैश करो सभी ऑफर्स के साथ दे रहा है कैशबैक, और जो कैशबैक होगा उसे हम सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है क्योंकि ये ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड है। और मैं जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, अजियो वगैरह से अपने जितने भी माइक, कैमरा, लाइट्स, स्टूडियो का सामान जो भी है वो सब जब भी मंगाता हूँ तो कैश करो यूज करता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप भी करो कैश करो और एंजॉय कैशबैक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं 7:11 PM। मूवी की शुरुआत में हमें साल 2400 का समय दिखाया जाता है, जिस वक्त तक इंसान पृथ्वी छोड़कर प्रोक्सिमा EV12 नाम के एक प्लेनेट पर जाकर बस गए हैं, जिस जगह पर हम टाइटस नाम के एक आदमी और आरा नाम के एक लड़की को आकर देखते हैं। आरा बताती है कि इयान तुमसे कुछ कहना चाहता है। तभी दोनों के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जिसमें उन्हें इयान दिख रहा होता है। इयान टाइटस से बताता है कि मैं इस वक्त 1999 के समय की पृथ्वी पर हूँ। यहाँ मुझे हमसला डेवी नाम के एक शहर में एक साइंटिस्ट मिला जिसने इंसान के दिमाग के ऊपर कुछ रिसर्च की है। उसकी लिखी हुई एक किताब में हमारी समस्या का समाधान है, लेकिन शायद मैं इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है और लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। इसलिए दोस्त अब तुम इस मिशन को संभालो। इतना कहकर वो गायब हो जाता है और टाइटस फैसला करता है कि मैं खुद 1999 की पृथ्वी पर हमसला डीबी शहर में जाकर उस किताब को ढूंढूंगा। मगर अब प्रॉब्लम यह होती है कि इनका जो लैंडर है जो इन्हें समय यात्रा करवाकर पास्ट में लेके जाएगा, उसको चलाने के लिए जो फ्यूल है यानी कि प्लूटोनियम वो बहुत कम होता है इनके पास। और वो सिर्फ इतना है कि टाइटस और आरा वहां सिर्फ 4 घंटों तक ही रह पाएंगे। उसके बाद इन्हें हर हाल में वापस लौटना होगा। इस खतरे के बावजूद भी टाइटस इस कोशिश को करना चाहता है। इसके बाद कहानी 1999 के हमसला डेवी नाम के शहर में आती है, जहां कुछ लोग एक डैम प्रोजेक्ट और म्यूचुअल फंड कंपनी की मदद से इस शहर को अपने फायदे के लिए नष्ट करना चाह रहे होते हैं। बाकी सुबह के 3 बजे से शाम 7:11 तक आज कुछ ऐसा होने वाला है कि शहर के लोगों के लिए इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। इसके साथ ही हमें रवि नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि 3 बजे एक आदमी का पीछा कर रहा है, जो कि एक बैग लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर रवि उस आदमी को मारकर उसका बैग लेकर चला जाता है। अब हमें सुबह करीब 8 बजे के लगभग रवि की गैरेज को दिखाया जाता है, जो कि प्रभाकर नाम के एक आदमी का है। दरअसल रवि के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे, तब से प्रभाकर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए रवि प्रभाकर को अपने पिता की तरह मानता है। इसी बीच रवि से उसका दोस्त रमेश मिलने के लिए आता है, जो कि रवि को याद दिलाता है कि तुम्हें विमला से मिलने जाना है। और फिर यह सुनकर रवि तुरंत निकलता है, जिसके बाद वो विमला से मिलता है, जो कि अपने कॉलेज के बहाने रवि से मिलने आई होती है। और इन्हें साथ में देखकर हम समझ पाते हैं कि रवि और विमला एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन विमला का भाई कृष्णा रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए विमला को इस तरह छुपकर रवि से मिलना पड़ता है। दूसरी तरफ कृष्णा से मिलने के लिए राजेश उसके घर जाता है, क्योंकि कृष्णा इस शहर में बनने वाले डैम के सर्वे को नहीं होने दे रहा होता है। असल में राजेश यहाँ का MLA है, जो कि मिनिस्टर के इशारे पर ही काम करता है। वो कृष्णा को धमकाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने डैम के काम में आगे से दखल डाली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल CM यानी कि चीफ मिनिस्टर को दे दिया है। अब राजेश की बातें सुनकर तो कृष्णा उसे घर से बाहर जाने के लिए बोल देता है, इसलिए ना चाहते हुए भी राजेश को जाना ही पड़ता है। खैर इधर करीब 1 बजे के लगभग प्रभाकर कलेक्टर के पास मिनिस्टर बसुआ की कंप्लेंट लेकर पहुंचता है। वो कलेक्टर से बताता है कि कैसे इस डैम को बनाने की आड़ में यहाँ के लोगों की जमीन उनसे छीनी जाएगी और उन्हें ये शहर छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप सीधा इस बारे में चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, क्योंकि डैम के प्रोजेक्ट को लगभग मंजूरी मिल गई है। प्लीज कुछ कीजिए, बस 2 लोगों के और साइन होने हैं, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। कलेक्टर कहता है कि मैं पहले बसवा से डायरेक्ट बात करूंगा, लेकिन प्रभाकर कहता है कि आप ये गलती कभी मत करना। इस शहर में आप नए हो, इसलिए शायद आप नहीं जानते कि बसवा कितना खतरनाक आदमी है। उसने आपसे पहले कई कलेक्टर और उसकी फैमिली को मारकर गायब कर दिया, इसलिए आप CM से इस बारे में बात कीजिएगा। लेकिन कलेक्टर प्रभाकर की बात को नहीं मानता और वो बसवा से इस बारे में बात करने के लिए चला जाता है। फिर वो बसवा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में और इस डैम के प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी ली तो मुझे तुम्हारा प्लान समझ में आ गया। तुमने एक म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए शहर के लोगों से पैसे लूटे और उन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय तुम नदी किनारे की सारी जमीन खरीद लोगे, मुझे पता है। और जैसे ये प्रोजेक्ट पास होगा वैसे ही तुम उस जमीन को सरकार को महंगे दामों में बेचकर और पैसे बनाओगे और डैम के प्रोजेक्ट से अच्छा खासा कमीशन कमाओगे। इसलिए मैं ऐसा इस शहर के लोगों के साथ तो होने नहीं दूंगा। कलेक्टर के इतना कहते ही बसवा उसे बहुत दर्दनाक मौत देता है। और फिर राजेश को इस बारे में बताने के बाद कहता है, इससे पहले लोगों को मेरे असली प्लान के बारे में पता चले तुम बाकी के 2 लोगों से साइन करवा लो। राजेश यहाँ बसवा से पूछता है कि असली प्लान का मतलब क्या है, तो बसवा उसे डांटते हुए कहता है कि जो बोल रहा हूँ वो करो, ज्यादा अपना दिमाग मत लड़ाओ।
इसी बीच हमें रवि के गैरेज में काम करने वाले आइंस्टीन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी शादी नहीं हो रही है। हालांकि आइंस्टीन सभी से यही कहता है कि मेरे दादाजी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसान के दिमाग पर आजादी के वक्त रिसर्च की, मगर कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं करीब 3 बजे एक बस में से टाइटस और आरा उतरते हुए दिखते हैं। असल में ये बस नहीं बल्कि उनका लैंडर है जिसको एक बस का रूप दिया गया है ताकि लैंडर माहौल में घुल जाए अच्छे से। फिर ये दोनों उतरकर उस बस को गायब कर देते हैं। फिर ये उस किताब की तलाश में एक जगह जाते हैं जहां से वो किताब टाइटस को मिल भी जाती है, लेकिन इस किताब को खोलने के लिए इसे लिखने वाले साइंटिस्ट के परिवार के किसी आदमी के डीएनए की जरूरत होगी। अगर उसके बिना इस किताब को खोलने की जबरदस्ती की गई तो ये किताब एसिड से खुद को नष्ट कर लेगी, यानी कि इस किताब में डीएनए एसिडिक लॉक लगा हुआ है। इसलिए अब इन दोनों को 4 घंटे बीतने से पहले उस डीएनए वाले इंसान को ढूंढना होगा। उधर प्रभाकर को देखकर रवि कहता है कि आप कलेक्टर के यहाँ मुझे बिना बताए क्यों गए थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो? यहाँ रवि को डर था क्योंकि वो जानता था कि प्रभाकर इस शहर के लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, पर बसवा से उसे बहुत खतरा है। वो जानता था कि बसवा कितना खतरनाक आदमी है क्योंकि बसवा ने उसके माता पिता का एक्सीडेंट करवाया था, जिसके बदले के लिए वो पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहा है। इसके बाद रवि प्रभाकर को वही बैग दिखाता है जो उसने मूवी की शुरुआत में एक आदमी से छीना था। उस बैग में काफी ज्यादा पैसे भरे होते हैं जो कि असल में बसवा के ही हैं। बसवा दरअसल ये पैसे धीरे धीरे हटा रहा है जो कि शहर के लोगों के पैसे हैं, और वो इन पैसों को निकालने के बाद ये दिखा देगा कि म्यूचुअल फंड कंपनी दिवालिया हो गई है। और अब इस चीज को साबित करने के लिए प्रभाकर और रवि को सबूत इकट्ठा करने होंगे, जिनके इकट्ठा होने तक ये लोग हर बार बसवा का पैसा लूटते रहते हैं। पर अभी उसके पास पब्लिक के करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। बाकी बसवा को इन पैसों के बारे में प्रभाकर को नानी नाम का एक आदमी खबर देता रहता है जो कि बसवा का अकाउंटेंट है। और फिर इस लगातार हो रही पैसों के लूट से परेशान होकर बसवा फैसला करता है कि वो हवाला के जरिए अपने ब्लैक मनी को वाइट करेगा, जिस काम को वो राजेश के हाथ सौंपता है। दूसरी ओर कृष्णा को यह पता चल जाता है कि विमला आज कॉलेज नहीं गई थी बल्कि वो रवि के साथ थी। इसलिए वो विमला से कहता है कि कल ही तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जिसके बाद तुम्हारी मैं शादी करवा दूंगा। वो अपने छोटे भाई सतीश को विमला पर निगरानी रखने के लिए कहता है कि ध्यान रखो ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। उसी दौरान कृष्णा से मिलने के लिए रमेश आता है जो कि कृष्णा को बताता है कि राजेश और बसवा मिलकर अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए लोगों का काफी सारा पैसा हजम करने वाले हैं। रमेश ये भी कहता है कि माना तुम्हारी रवि से नहीं बनती, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह इस शहर के लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, इसलिए तुम उसका साथ दो। इस पर कृष्णा रमेश से कहता है कि तुम चिंता ना करो, राजेश को कैसे समझाना है मैं जानता हूँ, और रही बात रवि की तो वो मैं खुद देख लूंगा। दूसरी तरफ जब रवि प्रभाकर के साथ बैठकर इस म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स को और अच्छे से देख रहा होता है, तभी आइंस्टीन उससे बाइक मांगने के लिए आता है क्योंकि उसे किसी लड़की को डेट पे लेके जाना है। इसलिए रवि बाइक की चाबी उसको दे देता है और आइंस्टीन बाइक लेकर मस्त मजे करने जाता है। इसी बीच वहां पर एक बच्ची आकर रवि को विमला की चिट्ठी देती है जिसे विमला ने तुरंत एक जगह मिलने के लिए बुलाया होता है। खत को पढ़ते ही रवि तुरंत प्रभाकर के स्कूटर लेकर विमला से मिलने के लिए निकलता है, जहां पूछने के बाद विमला उसे बताती है कि मुझे कल एक लड़का देखने आ रहा है और तुम मेरे भाई से कब बात करोगे। फिर रवि किसी तरह से विमला को समझाता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई से कल ही बात करूंगा। तभी वहां पर सतीश विमला को ढूंढते हुए आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रवि को वहां से भागना पड़ता है। और इस वक्त टाइम 5:11 हो रहा होता है। वैसे रॉकर्स ये बताइए, अगर आपको कभी पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप किस वक्त और क्यों जाओगे, कमेंट्स में बताना। फिलहाल कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां टाइटस और आरा अपने चश्मे के जरिए अपने आसपास घूमकर लोगों के डीएनए को स्कैन करते हैं, मगर उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी वो इंसान नहीं मिलता जिसके डीएनए से ये किताब खोली जा सके। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनके वापस जाने का वक्त हो गया है और लैंडर में बहुत ही कम फ्यूल यानी प्लूटोनियम बचा हुआ है, जिस कारण उन्हें अभी यहाँ से निकलना ही होगा। इस वजह से टाइटस और आरा बिना मिशन पूरा किए जाने का फैसला कर लेते हैं। इन सब के बीच प्रभाकर को नानी का फोन आता है जो प्रभाकर को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो प्रभाकर को लालच देता है कि मेरे हाथ राजेश और बसवा के खिलाफ कुछ सबूत लगे हैं। तो प्रभाकर बिना सोचे कुछ लोगों को लेकर नानी की बताई जगह पर निकल जाता है, जबकि नानी से ये सब कुछ बसवा ने करवाया था। मतलब कि उसे नानी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। यहाँ बसवा नानी को गोली मार देता है और अपने आदमियों को कहता है कि आज रात ही सारे पैसे पैक करके ट्रांसफर हो जाने चाहिए। उधर बसवा के आदमी प्रभाकर समेत उसके साथियों को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और फिर उस जगह प्रभाकर को ढूंढते हुए रवि भी पहुंच जाता है, जिसे प्रभाकर कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि उन सब की लाश नदी में फेंक दी गई होती है। अब प्रभाकर को हर जगह ढूंढने के बाद जब रवि थक कर एक चाय की दुकान पर बैठा होता है, तभी वो देखता है कि सतीश गुस्से में उसकी तरफ आ रहा है। उसे ऐसा लगता है कि सतीश ने शायद उसे विमला के साथ देख लिया होगा, इसलिए रवि वहां से भाग ही जाता है, जबकि सतीश बाबर नाम के एक आदमी का पीछा कर रहा होता है जो कि वहीं रवि के साथ भाग रहा है। इसी बीच उस जगह पर हम टाइटस की बस देखते हैं, यानी कि ये वक्त है 7:11 का,
जब सब कुछ बदलने वाला है। एक लड़का वहां पर मुर्गी को गुलेर मार रहा होता है, तभी उसका निशाना छूटता है और गुलेर सामने से बाइक पर आ रहे आइंस्टीन को लग जाती है, जिस कारण वो बाइक लेकर बस के आगे गिर पड़ता है और टाइटस सही समय पर बस रोक देता है, जिससे आइंस्टीन की जान बच जाती है और रवि के साथ बाबर उस बस पर चढ़ जाते हैं और आइंस्टीन के हटते ही टाइटस बस लेकर वहां से निकल पड़ता है। फिर आगे जाकर वो बस एक स्पेसशिप लैंडर में बदलकर आसमान में उड़ जाती है, जिसे आइंस्टीन भी देखता है। इधर शिप के अंदर रवि और बाबर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि लैंडर स्पेस में ही नहीं बल्कि समय में भी ट्रेवल कर रहा है। फिर एक तेज रोशनी के साथ होता है सीन कट। अगले सीन में हम रवि और बाबर को एक बीच पर पड़ा देखते हैं, जहां सारा नाम की एक लड़की इनको देखती है और उसे लगता है कि दोनों पीकर यहाँ पर बेहोश हो गए होंगे, इसलिए वो रवि को जगाती है। तो वहीं बाबर अपने आप उठ जाता है। रवि सारा से बताता है कि मुझे एक बस यहाँ छोड़ कर गई है। इस पर सारा कहती है कि उस बस से तुम वापस लौट जाओ। फिर वो अपनी गाड़ी से जाने लगती है, तभी उसकी गाड़ी का पहिया फंसा हुआ देखकर रवि धक्का देकर उसे निकालने में मदद करता है। अब ये देखकर सारा रवि को अपना नाम बताती है और वो रवि और बाबर को बस स्टैंड जाकर छोड़ देती है। अब जाते वक्त रवि सारा से पूछता है कि क्या ये गोवा है, तो सारा इस पर हंसते हुए कहती है कि ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है, जो बात रवि को बहुत मजाक लगती है। पर जब वो पीछे मुड़कर शहर को देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो सच में ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पूरी रात कोई बस नहीं आती और रवि एक कुत्ते को एक्सीडेंट से बचाता है और फिर उसी कुत्ते से बात करते हुए सो जाता है। इसके बाद सुबह फिर से वहां पर सारा आती है। असल में जिस कुत्ते को रवि ने बचाया था वो सारा का पेट डॉग था, इसलिए वो अपने कुत्ते को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है। वो देखती है कि बाबर पेडिग्री खाए जा रहा है, तो वो रवि और बाबर को अपने साथ लेके जाती है, क्योंकि उसने गलती से उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया था, जहाँ बस सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चलती है। रवि अभी भी कंफ्यूज होता है। वो सारा से पूछता है कि आखिर कोई बस हमें इंडिया के एक छोटे टाउन से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचा सकती है। सारा का अभी यही मानना होता है कि रवि अभी भी हैंगओवर में है। बाबर के बारे में जब सारा रवि से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये भी मेरे साथ बस में था। बाबर इस पूरे वक्त काफी अजीब बिहेव कर रहा होता है। खैर सारा दोनों को लेकर अपने अंकल के घर जाती है, जो कि 2 दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, इसलिए तब तक रवि और बाबर यहाँ आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने नहाने से लेकर सारी चीजें मौजूद है। बाबर को यहाँ खाने की चीजें कुछ खास नहीं लगती, तो वो एक क्रो का शिकार करके उसको पकाकर खाता है। जिस दौरान रवि न्यूज़पेपर में डेट देखता है तो उसमें 2021 की डेट लिखी होती है, जो देखकर वो चौंक जाता है और जल्दी से जाकर सारा को वो पेपर्स दिखाते हुए पूछता है कि ये कौन सा साल है। इस पर सारा उसे बताती है कि ये पेपर्स तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये असल में 2024 है। जो बात सुनते ही रवि भौंचक्का रह जाता है, क्योंकि वो 25 साल समय आगे आ चुका है। वो ये बात सारा को बताता है तो वो पहले रवि का विश्वास नहीं करती, तो रवि उसे अपनी आईडी और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाता है, जो कि 1972 की लिखी होती है। मतलब कि इस हिसाब से तो रवि की एज 52 साल की होनी चाहिए, लेकिन वो तो एकदम यंग दिख रहा है। इसलिए सारा उसे अपने साथ बैठाकर अपने पिता के घर लेके जाती है, क्योंकि अब वही रवि की मदद कर सकते हैं। दरअसल सारा के पिता पहले एक साइंटिस्ट थे, जो कि अब हमेशा नशे में ही रहते हैं। फिलहाल सारा रवि को अपने पिता के घर लेके जाती है, जो कि वहां पर होते नहीं। फिर यहाँ सारा इंटरनेट में रवि के शहर हमसा डेवी के बारे में सर्च करती है, जो कि अब एक न्यूक्लियर डंप बन गया है। वहाँ दुनिया भर के देश अपना न्यूक्लियर कचरा डंप करते हैं, जिसकी शुरुआत 2009 में हो गई थी। और फिर सारा रवि के कॉलेज का नाम पूछकर उसके बारे में पता करती है, तो उसे रवि का रिकॉर्ड कॉलेज की वेबसाइट्स में मिल जाता है, जिससे सारा को पक्का यकीन हो जाता है कि रवि पास्ट से ही आया है। फिर रवि सारा को विमला की फोटो दिखाता है। उसके बारे में जब सारा पता करती है तो नेटवर्क कमजोर होने की वजह से सर्च रिजल्ट सामने नहीं आता। इसी बीच वहाँ सारा के पिता आ जाते हैं, जो कि नशे में होते हैं, और उन्हें जब सारा रवि के बारे में बताती है तो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। इसी बीच रवि देखता है कि विमला से संबंधित सर्च रिजल्ट उसके सामने आ चुके हैं, जिससे रवि को पता चलता है कि विमला और सतीश को किसी ने मार दिया और इस खून का इल्जाम रवि पर है, जो कि कहीं फरार हो गया है। न्यूज के मुताबिक रवि प्रभाकर के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड के पैसों को लूटता है, जिस कारण रवि ने लालच में आकर पहले प्रभाकर और फिर उसके साथियों को मार डाला। और फिर जब इस बारे में सतीश और विमला को पता चला तो रवि ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब ये खबर सुनकर तो रवि एकदम उदास हो जाता है और वापस बाबर के पास आकर उसे ये सारी चीजें बताने लगता है, जिस पर बाबर अचानक से हंसने लगता है। और इस पॉइंट पर बाबर के पास से रवि को विमला की अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर वो कुछ समझ पाता इससे पहले बाबर रवि को मारकर घायल कर देता है। वो रवि से बताता है कि कैसे उसने विमला को रवि के साथ उस दिन देखा था, और रवि के जाने के बाद विमला को उसने मारकर उसके साथ गलत काम भी किया, जिस दौरान वहाँ सतीश भी आ गया था। सतीश असल में उस दिन बाबर का पीछा ही कर रहा था, लेकिन रवि को लगा कि वो उसके पीछे है, और जब रवि बाबर के साथ बस में चढ़ गया तो बाबर ने एक कुल्हाड़ी फेंककर सतीश को भी मार दिया, जिसे ऐसा करते हुए देख रवि ने नहीं देखा। अब ये बताने के बाद जैसे ही बाबर रवि को
मारने जाता है, वैसे ही वहां पर सारा अपने पिता के साथ आ जाती है, क्योंकि सारा के पिता ने भी वो न्यूज देख ली थी जिसमें रवि को खूनी बताया गया था और वो उसे बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। लेकिन पहुंचते ही उन्हें बेहोश करके बाबर सारा को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो सारा को जब मारने वाला होता है तभी रवि उठकर उसको मार देता है। फिर रवि काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर सारा की जान बचाने के लिए उसके पिता रवि का शुक्र अदा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। दरअसल 2010 में उनकी छोटी सी गलती के कारण कुछ एस्ट्रोनॉट्स मारे गए, तब से उन्होंने खुद को नशे में डुबो दिया। इसके लिए सारा के पिता बीच में छानबीन करने के लिए जाते हैं। जिस जगह उन्हें रवि मिला था वहीं जाते हैं। यहाँ कुछ दूर पर उन्हें वो लैंडर बालू से ढका हुआ मिलता है जिसे वो घर लेके आते हैं और कुछ अपने बनाए इक्विपमेंट से उसे कनेक्ट करके चालू करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच रवि सारा से बताता है कि जब मेरे पिता जिंदा थे और कृष्णा के पिता उस जगह कैमरे थे, तब बसवा उनके सामने इस शहर को न्यूक्लियर डम में बदलने का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे मिल रहे थे, लेकिन इससे कई लोगों की जान को नुकसान हो सकता था। वहाँ खड़े रवि के पिता, जो कि एक IPS ऑफिसर थे, वो कृष्णा के पिता से कहते हैं कि चेरनोबिल रशिया में एक न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, जिसका परिणाम वहाँ के लोगों ने भुगता और यही इस शहर के लोगों के साथ भी होने वाला है। ये सुनकर कृष्णा के पिता साइन करने के बजाय उस कागज को फाड़ ही देते हैं। हालांकि बसवा ने कुछ दिनों के बाद रवि के पिता को मरवा दिया, मतलब कि रवि के शहर का जो हाल है उसके पीछे बसवा का हाथ हो सकता है, पर अब लैंडर के चालू होने के बाद ही उसे कोई रास्ता दिखेगा। फिर एक दिन अचानक मौसम खराब हो जाता है और सारा के पिता के लगाए एंटीना बिजली में टकराते हैं, तो वो लैंडर चालू हो जाता है। उस लैंडर के चालू होने पर सारा के पिता और रवि के सामने एक महिला प्रकट होती है, जो कि पूछती है कि तुम लोग कौन हो। इस पर रवि उसे पूरी कहानी बताता है, तो वो महिला बताती है कि ये लैंडर का बस छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त 2 लोग स्पेसशिप में चढ़ गए थे, जिसकी वजह से शिप ओवरलोड हो गई और सारा प्लूटोनियम खत्म हो गया। ये देखकर टाइटस ने तुम लोगों को बचाने के लिए इस छोटे से कैप्सूल में तुम्हें बाहर फेंक दिया। अब क्योंकि शिप टाइम में 25 मिलियन सेकंड्स आगे बढ़ चुका था, तो तुम लोग 25 साल आगे आ गए 2024 में, यानी कि 1 मिलियन सेकंड मतलब 1 साल। और उस वक्त वापस तुम लोगों को तुम्हारे शहर में छोड़ना पॉसिबल नहीं था, और यही वजह है कि टाइटस और आरा वापस अपने ग्रह तक नहीं पहुंच पाए। मैं इस वक्त फ्यूचर में 2400 में हूँ। आगे वो बताती है कि साल 2200 में पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, तो इंसान प्रोक्सिमा नाम के एक ग्रह में रहने लगेंगे। पर यहाँ हमारे सामने एक नई मुसीबत आ गई। पृथ्वी पर इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता था, पर इस नए ग्रह में इंसान अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करने लगा, जिस कारण उसकी उम्र कम हो गई और इंसानों की मौत 50 साल में ही होने लगी। इसी बीच हमें रमन नाम के एक साइंटिस्ट का पता चला, जो कि ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्होंने अपने दिमाग के 25% का इस्तेमाल किया और खुद के दिमाग पर ही उन्होंने रिसर्च करके उसके राज एक बुक में लिखे थे, जो कि DNA से लॉक्ड थी। अगर कोई जबरदस्ती उसे खोलने की कोशिश करता तो वो बुक एसिड के जरिए खुद को ब्लास्ट कर देती। उसे खोलने के लिए रमन के परिवार वाले का DNA चाहिए, और अभी तक हम उसको ढूंढ नहीं पाए, और इस वजह से हमारा मिशन फेल हो गया था। उस बुक से ही हम अपना भविष्य जान सकते थे। अब इस पर रवि खुश होकर उसे कहता है कि रमन असल में मेरे दोस्त आइंस्टीन के दादाजी थे। मैं उसके DNA से वो बुक खोलकर आपको दे सकता हूँ, पर अगर आप मुझे उस दिन के 1 दिन पहले वहाँ भेज दें। इस पर वो महिला बताती है कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास प्लूटोनियम खत्म हो गया है, जिसे बनाने में करीब 100 साल का और समय लगेगा। लेकिन जिस कैप्सूल में तुम लोग थे उसमें अभी भी थोड़ा प्लूटोनियम बचा हुआ है, जिससे हम तुम्हें उस घंटे के 2 घंटे पहले यानी कि 5:11 पर भेज सकते हैं, जिस दौरान तुम्हें अपने हाथ में 2 घंटे का टाइमर दिखाई देगा, जिसके खत्म होते ही लैंडर चला जाएगा। इसीलिए तुम्हें इस टाइम में वो बुक खोलकर उस लैंडर तक पहुंचानी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि जैसे तुम वहां जाओगे टाइम स्पेस के नियम के मुताबिक उस वक्त का तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। इस खतरे को जानने के बावजूद रवि वहां जाने के लिए तैयार होता है। उसके हाथ में अब इस शहर का भविष्य और इंसानों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य होता है, इसलिए वो सारा और उसके पिता से अलविदा लेकर निकल जाता है, और ठीक उसी वक्त पर पहुंचता है जब रवि विमला से मिलकर निकला था। रवि के पहुंचते ही उस वक्त का रवि गायब हो जाता है और रवि के हाथ में सच में टाइमर चालू हो जाता है। अब रवि देखता है कि बाबर विमला को मार नहीं वाला है, तो वो बाबर पर बिना रहम दिखाए उसे बुरी तरह मारता है। फिर वो जाकर उन गुंडों को भी सबक सिखाता है जिन्होंने प्रभाकर और उसके साथियों को मारा था। इससे प्रभाकर की भी जान बच जाती है। अब इस शहर को भी बचाना होता है, तो रवि रमेश के साथ राजेश के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो सुनते हैं कि राजेश अपने भाई को भेजकर हवाला करने वाले लोगों को 25 करोड़ हैंडओवर करने वाला है, जो कि इन पैसों को वाइट कर देंगे। इसके बदले वो लोग राजेश के भाई को एक 20 रुपए का नोट देंगे, जिसे देने के बाद ही राजेश और बसवा को
को उसकी व्हाइट मनी मिलेगी। हवाला करने वाले लोगों को राजेश अपने भाई के कपड़ों के बारे में बताकर भेज देता है, जिसे रास्ते में ही रवि बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर खुद ही उन लोगों के पास जाता है। इसी बीच रवि ने प्रभाकर से आइंस्टीन को ढूंढने के लिए बोला होता है। फिर वो उन हवाला वाले लोगों से राजेश के भाई के कपड़ों में मिलकर उस 20 रुपए के नोट को लेता है। फिर वो राजेश के जरिए वहां कृष्णा को भी बुलाता है। इसी दौरान जब राजेश को पता चलता है कि उसके भाई को बेहोश करके कोई और ही वहां गया, तो उसे बसवा पर शक होता है कि उसने कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया। इधर रवि उस वैन को खराब कर देता है जिसमें पैसे लदे हुए हैं, जिस कारण वो लोग वहां से निकल नहीं पाते और कुछ ही देर में वहां पर बसवा, राजेश और कृष्णा तीनों ही पहुंच जाते हैं। यहाँ रिवील होता है कि इस काम में कृष्णा भी बसवा के साथ था, मतलब कि वो ही असली विलन है। उसी ने अपने भाई बहन विमला और सतीश को मारने की सुपारी बाबर को दी थी। ये उसने दौलत के लिए किया और उनके खून का इल्जाम रवि पर डाल दिया, क्योंकि विमला और सतीश कृष्णा के सौतेले भाई बहन थे। साथ ही कृष्णा इस शहर के लोगों को ये दिखाकर कि यहाँ पर डैम बनने वाला है, म्यूचुअल फंड के पैसों से उनकी जमीन खरीद लेगा। फिर वो कुछ सालों के बाद राजेश और बसवा को मारकर 15 साल में मिनिस्टर बन जाएगा। बाकी रही डैम की बात, तो वो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि कृष्णा बसवा के प्लान में उसका साथ इसीलिए दे रहा था ताकि इस जगह को एक न्यूक्लियर डंप यार्ड बनवाया जा सके। इसके बदले बसवा ने उसे सीट दिलाने का वादा किया था, पर उसे क्या पता था कि एक दिन वही उसकी जान लेगा। और ये सारी बातें रवि को इसलिए पता होती है क्योंकि उसने फ्यूचर में सारी खबरें पढ़ ली थी, इसलिए उसने सभी को एक जगह बुलाया होता है। इसी बीच रवि को आइंस्टीन की आवाज बाहर से आती है। वो बाहर जाकर आइंस्टीन से कहता है कि तुम जल्दी से मुझे 7 बजे अपने दादाजी की किताब के साथ मिलो, तब मैं तुम्हें एक सुंदर लड़की से मिलवाऊंगा। इतना कहने के बाद रवि वापस आ जाता है और इधर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इन लोगों में आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें कृष्णा को छोड़कर सभी मारे जाते हैं और कृष्णा का काम रवि तमाम कर देता है। फिर वो रमेश को 20 का नोट देता है ताकि उसे इस 25 करोड़ के साथ 20 करोड़ भी मिल जाए और जनता का ये पैसा रवि उन्हें वापस कर पाए। दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि 20 का नोट का क्या मतलब है? तो 20 का नोट एक तरफ से एक संकेत है, मतलब वो 20 का नोट दिखाएगा तभी उसको पैसे मिलेंगे। अब 7:11 से 10 मिनट पहले रवि के हाथ रमन की बुक लगती है, जिसे रवि आइंस्टीन के बालों की मदद से ओपन करता है और फिर उसके साथ बस वाली लोकेशन पर पहुंचता है, जहां पर एक बच्चा पहले की तरह आइंस्टीन को गुलेर से मारता है, जिसके लगने के कारण वो रवि के हाथ से गिर पड़ता है। लेकिन रवि समय से पहले वो बुक उस बस यानी लैंडर में टाइटस के हवाले कर देता है, जिस कारण वो लैंडर समय से वहां से चला जाता है। और रवि ने इस तरह से इस दूसरे मौके को बेकार नहीं किया और उसने इस शहर के साथ फ्यूचर को भी बचा लिया। वो अब अपने दोस्त प्रभाकर और विमला के साथ बहुत ही खुश है। और इसी के साथ दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।